नमस्कार, आप सबका मास्टर स्ट्रोक में बहुत बहुत स्वागत है। हमें पता है क्योंकि हम सब इस लड़ाई में एक हैं। हमें पता है कि देश में हालात बहुत ख़राब है। हमें पता है कि लोग घुट घुट कर मर रहे हैं। हमें पता है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर इस वक्त खौफज़दा हैं। हमें पता है कि आप अपने परिजनों को रोज़ फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं कि सब ठीक तो है। अपनी तबीयत का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। हालात इस वक्त हिंदुस्तान में ऐसे हैं जैसे हम पैनिक मोड में आ चुके हों, और इसीलिए ये सवाल करना लाजमी हो जाता है कि इस हालात से हिंदुस्तान को निकालने के लिए हमारी सरकारों का रोड मैप क्या है। कहीं दवाइयाँ नहीं हैं, कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं हैं, कहीं अस्पतालों में बेड नहीं है। हमें बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, हमें दवाइयाँ मिले, इसके लिए सरकार की तैयारियाँ क्या है। और सवाल तो ये भी है कि जो वक्त हमें मिला था, क्या वाकई हमने उस वक्त को गवा दिया? हमने वो काम नहीं किया, क्योंकि विपक्ष भी आज सरकार से यही सवाल पूछ रहा है। जहां से भी रिपोर्ट आ रही है, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। हॉस्पिटल में भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। यही बोल मेरे 4 बजे से खड़े हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए। कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। हमारे परिजन बीमार पड़े हुए हैं, कभी भी हमको कुछ भी हो सकता है। कौन जिम्मेदारी लेगा? कहीं ना कहीं से हमें दवाइयाँ दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए। कोई सुनवाई नहीं है, सब ये बोतलेबाजी है, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं है, कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस कैसे सकते हैं? जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। राजनीति अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह। हालात बहुत खराब हैं। लोग सड़कों पर, अस्पतालों के दरवाजों पर दम तोड़ रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। इस वक्त देश में आम आदमी की विडंबना क्या है, हमने एक ग्राफिक्स के माध्यम से ये आपको समझाने की कोशिश की है। समस्या यह है कि आम आदमी को टेस्ट करवाने के लिए भी नंबर लगाना पड़ रहा है। किसी तरह से अगर टेस्ट हो गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो फिर अस्पतालों में एडमिशन के लिए फिर लाइन में लगो। किसी तरह से अगर अस्पताल में भर्ती हो भी गए तो फिर ऑक्सीजन की कमी से जूझो, उसका जुगाड़ करते फिरो। अस्पतालों में रेमडेसिविर और बाकी जीवन रक्षक दवाइयों का इंतजाम करो। ये सब तो मिल नहीं रहा। नतीजा ये है कि आम आदमी मर रहा है, लेकिन मरने के बाद भी वेटिंग चल रही है, क्योंकि शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में भी अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है। वो बोल रहे कि हमारे पास शाम तक के लिए ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। और यहाँ पे भेजा उन्होंने एडीसी के पास, एडीसी भेज रहा है सीएमओ के पास, सीएमओ वापस एडीसी के पास भेज रहा, कोई समाधान हो ही नहीं रहा। इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं। हम एक ऑक्सीजन के लिए चिल्लाते रहे, पेशेंट की जान चली गई। कोई भी देखने वाला नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवा नहीं। हॉस्पिटल वालों ने पहले हमें बता दिया है कि आप शाम तक कहीं ले जा सकते हैं, तो देख लीजिए किसी हॉस्पिटल में बेड ही खाली नहीं है, तो अब कहीं लेके भी नहीं जा सकते, यहाँ रख भी नहीं सकते। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इस मुश्किल घड़ी में सवाल यह है कि कोरोना का ये संक्रमण रुकेगा कैसे? देश इन मुश्किल हालात से बाहर कैसे निकलेगा? देश के अस्पतालों के हालात कैसे सुधरेंगे? ऑक्सीजन और दवाइयों की स्थिति कैसे सुधरेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज सारे रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 24 घंटे में देश में 2,95,041 संक्रमण के केस आए। देश में 2023 लोगों की मौत हुई। भारत में हर घंटे 84 लोगों की मौत हो रही है। लगातार 7वें दिन 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं। पिछले 8 दिनों में 11,495 लोगों की मौत हुई है। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि इस बार हालात कैसे सुधरेंगे। एक उम्मीद लॉकडाउन से थी कि उससे संक्रमण की कड़ी टूटेगी, लेकिन अब तो लॉकडाउन वाला ऑप्शन भी बंद है। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें।
लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो लॉकडाउन तो नहीं लगाएगी। राज्यों से भी कहा गया है कि लॉकडाउन को आखिरी ऑप्शन ही रखें। तो फिर सवाल यह है कि देश को संक्रमण से बचाने का रोड मैप है क्या? यही सवाल विपक्ष ने भी उठाया है और आरोप लगाया कि जब सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी तब की नहीं। हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जब देश में दवाइयों की और वैक्सीन की सख्त जरूरत थी तो सरकार ने उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस के इन तीखे सवालों से बीजेपी को मिर्ची लगी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पैनिक फैलाने का आरोप लगाया है। रेमडेसिविर आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। प्रियंका जी कह रही हैं कि वो सुझाव देना चाहती हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी कोई सुझाव देना नहीं चाहता है, कांग्रेस पार्टी तंज करना चाहता है। जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, वहां किस प्रकार से अपने फेल्ड प्रोडक्ट को बेचा जा सके, फिर से उसे एक राजनीतिक रूप से लॉन्च किया जा सके, उसी का प्रयास आज पुनः गांधी परिवार कर रही है। गिद्ध दृष्टि से वल्चर पॉलिटिक्स करते हुए इस आपदा में, इस परिस्थिति में देश में कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने की, कहीं ना कहीं अफरा तफरी की एक माहौल बनाने की कोशिश और फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश पैनिक मोड में जा चुका है पात्रा जी। अपनों की जब जान जाती है तो फिर पैनिक ही होता है, जैसा मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ। ये बीएसएफ के जवान विनोद तिवारी हैं जो अपनी कोरोना से संक्रमित पत्नी को लेकर कई अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिला। ऐसी स्थिति है, बताया ले गया था दिल्ली हॉस्पिटल में भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। सुबह से लेके बिछिया हॉस्पिटल में था, बिछिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गया तो जांच करवाया, निकलने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा सर। बता मेरी वाइफ है सर, तो बताइए मैं देश के लिए बताऊँ। करीब 8 घंटे बाद मीडिया का दखल देने के बाद जवान की पत्नी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देश में ऐसी मजबूरी की एक नहीं कई कहानियां हैं। पात्रा जी को पैनिक की एक और कहानी दिखाते हैं। ये भी उन्हीं की पार्टी द्वारा शासित एक राज्य की है। ये कर्नाटक का बीदर है, जहां अस्पतालों में बेड्स हैं ही नहीं, इसलिए कोविड मरीजों को फुटपाथ पर रहना पड़ रहा है। ये अस्पताल परिसर का ही फुटपाथ है जहां कोरोना के मरीज ऐसे बेसुध पड़े हुए हैं। आज जब स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया तो अधिकारियों ने सवाल को ही टाल दिया। I would like to know how did we miss such a huge impending second wave? Today is not the time to go into why did we miss or did we miss, did we prepare? Today is the time to jointly face the pandemic. आप
किसी से भी अभी जब बात कर रहे होंगे तो एक चीज़ ज़रूर कही जा रही होगी उनकी तरफ से, खासकर डॉक्टर्स की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से, कि ये फेज़ है, ये निकल जाएगा। और एक उम्मीद की किरण तो तब भी जगी जब प्रधानमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अब 18 साल से ज़्यादा वालों को वैक्सीनेशन या वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन 1 मई में अभी बहुत वक्त है ना, इस बीच बहुत पानी गुजर जाएगा। और 1 मई के बाद भी क्या इतनी बड़ी आबादी को टीका लग पाएगा? ये टीका किस तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा? कितने रुपए में मुहैया कराया जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आज सरकार की तरफ से आया। आप सुनिए क्या कहा गया। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। वैक्सीन पर भले ही खूब राजनीति हुई हो, लेकिन यह भी सच है कि वैक्सीन कोरोना से जान बचाने में कारगर साबित हो रही है। सबसे पहले आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं कि कैसे वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण भी कम हो रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में कोवैक्सीन की कुल 1 करोड़ 10 लाख डोज लगी हैं, जिसमें से 93,56,000 लोगों को पहली डोज लगी और इसमें से 4,208 यानी 0.04% लोग ही पॉजिटिव हुए और इस तरह से 17,37,000 लोगों को दूसरी डोज लगी और इसमें से भी सिर्फ 695 लोग यानी 0.04% लोग ही पॉजिटिव हुए। इसी तरह कोविशील्ड की अब तक 11 करोड़ 60 लाख डोज लगी हैं, जिसमें से 10 करोड़ 3 लाख लोगों को पहली डोज लगी और इनमें से सिर्फ 17,145 लोग ही पॉजिटिव हुए यानी करीब 0.02%। जबकि 1 करोड़ 57 लाख लोगों को दूसरी डोज लगी और इसमें से 5,014 लोग ही कोरोना संक्रमित हुए यानी 0.03%। अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोविड आता भी है तो वो सीवियर डिजीज की तरफ हमें नहीं लेके जाता और सीवियर डिजीज के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बाद के उस तरफ नहीं ले जाता। ये हम ओवरऑल सारे वैक्सीन ने जो करके दिखाया है आज तक सब देशों में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। वैक्सीन को लेकर आज एक अच्छी खबर यह भी आई कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। भारत में दूसरी लहर में ज्यादातर केस इसी डबल म्यूटेंट के हैं। इसके अलावा ब्राजील, यूके और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन असरदार है। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोवैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सीन को क्लिनिकली 78% और कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों पर 100% तक प्रभावी बताया गया। कंपनी वैक्सीन की अंतिम रिपोर्ट जून में जारी करेगी। तीसरे फेज की स्टडी में 18 से 98 साल के बीच के 25,800 लोगों को शामिल किया गया। वैक्सीन के नए नतीजों का मतलब यह हुआ कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ लड़ने में प्रभावी पाई गई है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की इसी प्रभावी क्षमता को देखते हुए सरकार ने अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का फैसला किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। आज केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को लेकर विस्तार से जानकारी दी और कई अहम सवालों का जवाब दिया। जैसे सवाल यह है कि वैक्सीन का दाम क्या होगा। कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 50% जो उनका मंथली डोजेज है वो भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे और जो रिमेनिंग 50% है वो उसको भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स 1 मई से पहले एक ट्रांसपेरेंट तरीके से
अपने दाम या मूल्य घोषित करेंगे। या तो अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, या राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन खुले बाजार में किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। राज्य सरकारों से के माध्यम से जो भारत सरकार की प्रोक्योर की हुई वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाती थी, अब वो उपलब्ध नहीं होगी। जो भी प्राइस प्राइवेट अस्पताल चार्ज करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सवाल ये है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में वैक्सीन नहीं मिलेगी? वो व्यवस्था जिसके तहत राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में प्राइवेट अस्पताल 250 रुपए तक प्रति डोज चार्ज कर सकते थे, वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो अब केवल 2 व्यवस्थाएं रहेंगी। भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए वैक्सीन के आधार पर संचालित वैक्सीनेशन सेंटर निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हाई कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है। दरअसल मैक्स अस्पताल की अर्जी थी ऑक्सीजन को लेकर, किसी तरीके से पेशेंट्स को कोई कमी ना हो ऑक्सीजन की, इसी लेकर अर्जी थी। और केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि हम कल तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करें। अंकित, पूरी बात बताइए और समझाइए, क्या कहा है हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए? अंकित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सवाल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा क्या है केंद्र सरकार से? रूबिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। नाराजगी इस बात को लेकर के जताई है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कल ही कह दिया था कि इंडस्ट्रीज को, यानी कि स्टील और पेट्रोलियम इंडस्ट्री को जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है उस पर रोक लगनी चाहिए, तो आज जब केंद्र सरकार ने जो कोर्ट को बताया कि रोक लगा दी है, लेकिन जो स्टील प्लांट अपना प्रोडक्शन कर रहे थे उनको जो इजाजत दे दी गई है, इस पर कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि यहाँ पर जो है अगर स्टील प्लांट को ऑक्सीजन जो है उनकी सप्लाई रोक दी जाएगी तो कोई जो है आसमान नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन अगर जो है इंसान को जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर आसमान टूट पड़ेगा। और इस वजह से कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए साफ तौर पर कहा है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को ऑक्सीजन तय वक्त पर मिले, वरना निश्चित तौर पर ये इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। आज एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर महाराष्ट्र के नासिक से आई। कोरोना संकट के बीच में वो तमाम लोग जो कोरोना से जूझ रहे थे, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मौत हो गई। आंकड़ा पता है आपको? 22। और सबसे दुखद बात पता है क्या हुआ? क्या थी? सिस्टम की लापरवाही। देखिए। जिस ऑक्सीजन गैस को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लाया गया था, उसी ऑक्सीजन गैस की लीकेज से ऐसी हड़बड़ी, ऐसी अफरा तफरी मची जो कोरोना मरीजों की जान पर भारी पड़ गई। ये सब हुआ नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन म्युनिसिपल हॉस्पिटल। गैस लीक होने के इस हादसे के दौरान धुआं हो गया और अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। ये सप्लाई कैसे बंद हुई, इसकी जांच चल रही है, लेकिन इससे हुआ ये कि वहां भर्ती कोरोना मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। फिर जो अफरा तफरी मची, जो हाहाकार मचा, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। दर्द की आवाजें कलेजा चीर कर निकलती हैं। इस अस्पताल में जो टांकी बिठाई गई थी
उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। सर क्या किसी का दोष या कोई ऐसा पाया? अभी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अभी हादसा हुआ, पहले उस हादसे से संवरना चाहिए, उसके बारे में गवर्नमेंट के लेवल पे कोई डिसीजन। आपाधापी में अस्पताल के कर्मचारी और मरीजों के परिजन अपने हाथों से मरीजों के सीने पर पंप करने की कोशिश करते रहे। सांसें न टूटे इसके लिए जोर लगाते रहे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। देखते ही देखते मरीजों की मौत हो गई। पूरे अस्पताल में चीख पुकार मच गई। सिर्फ तड़प गूंज रही थी, बेबसी गूंज रही थी। गलती किसी की थी और भुगतना किसी और को पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही एक हाई लेवल जांच के आदेश भी दिए हैं। वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई और अभी स्थिति ठीक है। वहाँ के जो लोकल गार्डियन मिनिस्टर है मिस्टर भुजबल वहाँ पर गए हैं और मैं और एफडीए मिनिस्टर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर से जो गैस का रिसाव हुआ उसे तो दुरुस्त कर लिया गया, लेकिन इस ऑक्सीजन के जरिए जिन मरीजों को बचाने का इंतजाम किया जाने वाला था उनको ऑक्सीजन ही नसीब नहीं हुआ। इन 22 लोगों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए उस जगह का रुख किया था। ऑक्सीजन सिलेंडर उनको इसीलिए लगाए गए थे ताकि वो बच जाए। लेकिन अब महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ी लापरवाही, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और बात सिर्फ ऑक्सीजन की यहां पर खत्म नहीं हो रही है, जांच चल रही है, पता लग जाएगा। पूरे देश में इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लूट मची हुई है। देखिए आप। मध्य प्रदेश के दमोह में मरीजों के तीमारदारों ने अस्पताल के गोदाम से ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिए। यूपी के शाहजहांपुर में स्ट्रेचर पर कोरोना मरीज और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को खुद ढोते हुए परिजन पहुंचे। देश की राजधानी में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग, तो भोपाल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कोरोना के मरीज एक एक सांस के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं और उनके परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अलग ही जद्दोजहद में जुटे हैं। इस जद्दोजहद से जो बदहवासी पैदा हुई उसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह के अस्पताल में देखने को मिली। मरीजों के तीमारदारों ने अस्पताल के गोदाम से सिलेंडर लूट लिए। इनमें से कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर अपने मरीज के बेड के पास रखाए, तो कई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चंपत हो गए। इससे भारी हड़कंप मचा, वो इसलिए क्योंकि जब ऑक्सीजन की लूट हुई उस वक्त दमोह के अस्पताल में आईसीयू में 14 मरीज भर्ती थे। यही नहीं, दमोह के अस्पताल में 93 ऐसे मरीज हैं जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। इसीलिए चौतरफा खलबली मच गई। ऑक्सीजन सिलेंडर लूट की घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। हवा भी तो चाहिए ना बदलने वाले को। बोला जा रहा है कि भाई पुलिस। मैं बार बार आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सिलेंडरों को छेड़ाछाड़ी ना करें, नहीं तो हमारे स्टाफ और डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ काम नहीं करेगा जिला अस्पताल में। ऑक्सीजन सिलेंडर का इस कदर संकट है कि दिल्ली में कई जगह सिलेंडर खरीदने और उसे रिफिल कराने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। दिलशाद गार्डन के सरस्वती इंटरप्राइजेस के सामने ये लोगों की लगी हुई भीड़ आप देख सकते हैं। ये जो एंटरप्राइज है ये मेडिकल गैसेस में डील करते हैं, कई सालों से लगातार जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो फिल करते हैं, लेकिन अब भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद कर लाए हैं उनको रीफिल कराना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे कई लोग आज रिक्शे पर तो कोई स्कूटर पर सिलेंडर लादे अपने परिजनों तक
ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिल्ली की दुकानों में भटकते हुए दिखा। सर आप घर के लिए लें? मेरी सिस्टर के लिए ठीक है, बेटर है पहले से। थोड़ी सी सांस की ऑक्सीजन की कमी है। मैं तो 10-15 जगह घूमा हूं, कहीं नहीं मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो गई तो आपदा में अवसर तलाशने वालों ने कालाबाजारी शुरू कर दी। सिलेंडर बेचने वालों ने रातों रात रेट बढ़ा दी। कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जो जिसका जैसा मन कर रहा है वैसा बेच रहा है वो अपना। 25,000, 30,000। आपदा में भी मुनाफा कमाने की नियत रखने वाले जानते हैं कि इस संकट काल में एक एक सांस कितनी बेशकीमती है। इसीलिए दिल्ली हो या भोपाल, संकट हर जगह एक सा है। भोपाल में तो सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यहाँ भी मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। पिछले दिनों भोपाल के पीपल्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के संकट से 10 मरीजों की मौत हो गई थी, जबकि ऑक्सीजन की कमी के चलते शहडोल के अस्पताल में 12 मरीजों की जान गई थी। देखिए, ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, परंतु कमी जैसी कोई स्थिति नहीं, पर बड़ी चुनौती, और हम लगातार उस पर संघर्ष कर रहे हैं। अब गनीमत यह है कि भोपाल के अस्पतालों को सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने BHEL से जरूरत भर की ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन उससे गुजारा हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। भोपाल के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स आगे आया है, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कारखाने से भोपाल के जो अस्पताल के लोग हैं उनसे कहा है कि वो अपना रिक्वेशन लेके आएं और उनको यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट से गैस दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की मौजूदा स्थिति क्या है, इसे एक सरकारी आंकड़े से समझा जा सकता है। शिवराज सरकार का दावा है कि प्रदेश में 390 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की खपत का आंकड़ा 375 मीट्रिक टन है। आंकड़े बता रहे हैं कि फिलहाल मांग और स्टॉक बराबर है। वैसे MP के बाहर से ऑक्सीजन मंगाने के लिए सरकार को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो कहीं ऑक्सीजन की भागम भाग है, कहीं लूट मची हुई है, कहीं काला बाजार, और कहीं क्या, काला बाजारी तो हर जगह हो रही है। अब सवाल ये है कि ये ऑक्सीजन का संकट आखिर खड़ा कैसे हुआ, क्या वजह थी, और इस संकट से उबरने के लिए हमारी तरफ से, हमारी सरकारों की तरफ से कदम क्या उठाए जा रहे हैं, अब इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना से पहले ऑक्सीजन की खपत थी 850 मीट्रिक टन रोजाना। कोरोना काल में 18 अप्रैल को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा खपत हुई 4300 मीट्रिक टन, यानी खपत में 5 गुना इजाफा हो गया। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महामारी के दौरान ऑक्सीजन के सहारे सांसों का संघर्ष किस हद तक चल रहा है। लेकिन एकाएक डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरा सिस्टम हाँफने लगा है। पहले अस्पतालों के पास करीब 3 दिन का ऑक्सीजन का बैकअप होता था। फिलहाल ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन का बैकअप 1 दिन से भी कम बचा है। ऑक्सीजन के इस भीषण संकट की वजह से मरीजों के साथ साथ अब अस्पतालों का दम भी फूलने लगा है। लखनऊ के कई अस्पतालों ने तो गेट के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए हैं कि ऑक्सीजन खत्म होने को अपने मरीजों को कहीं और ले जाएं। मैं गोमती नगर के मेयो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं, जहां का दृश्य आप देख सकते हैं कि यहां गेट पर साफ तौर पर नोटिस लगा दिया गया है कि जो भी मरीज यहां भर्ती हैं, चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इस अस्पताल में नहीं हो पा रही और ऐसे में यहां का जो ऑक्सीजन स्टॉक था वो खत्म हो चुका है, और सभी को साफ तौर पर ये फ़ोन करके बता दिया गया है जो मरीज के तीमारदार हैं कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाएं, क्योंकि अब हालात काबू में नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में उनके कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर मरीज को कुछ हो जाता है। जाहिर है अस्पताल के हाथ खड़े कर देने से अफरा तफरी फैलेगी, और आलम ये तब है जब कल ही देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन की पूर्ति के इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HHL लाइफ केयर लिमिटेड को ऑक्सीजन के काम में लगाया गया है। HHL लाइफ केयर कंपनी को 50,000 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने को कहा गया है। अभी देश में कुल 7600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इसमें से कुछ का इस्तेमाल उद्योग करते हैं और कुछ का प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में होता है।
सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए कई उद्योगों को ऑक्सीजन इस्तेमाल की छूट से बाहर कर दिया है। अब केंद्र सरकार 6,600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राज्यों को उपलब्ध कराने जा रही है। विशेषज्ञों की राय है कि सिर्फ जरूरतमंदों को ही ऑक्सीजन देकर मौजूदा ऑक्सीजन संकट से कुछ हद तक बचा जा सकता है। ये अपील करी गई सब इंडस्ट्रियलिस्ट को, सब स्टील प्लांट्स वालों को, कि क्योंकि ये इतनी लाइफ सेविंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, आप पूरी अपनी ऑक्सीजन सप्लाईज डाइवर्ट कर दो, हॉस्पिटल्स को मिलनी चाहिए। ये हम क्या नोटिस करते हैं कि एक पेशेंट 5-10 लीटर पर मिनट के ऊपर अपने मास्क पे लगा हुआ है, तो जब वो हम जाते हैं कभी देखने पेशेंट को, तो उनका मास्क बेड पे पड़ा हुआ है, उनकी ऑक्सीजनेशन ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो आपको जरूरत नहीं है और नहीं यूज कर रहे, उस टाइम आप नर्स को बताएं कि भाई इसको बंद कर दो क्योंकि ये वेस्ट हो रही है। हालांकि ऑक्सीजन को लेकर अभी तो पैनिक के हालात दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में मरीजों के तीमारदारों ने अस्पताल के गोदाम से जो ऑक्सीजन सिलेंडर लूटे हैं, वो इस पैनिक की एक झांकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सरकार को फटकार लगाई है। ऑक्सीजन के सिलसिले में कोर्ट ने ये पूछा कि भाई आप क्या इंतजाम कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इंडस्ट्रीज को मिलने वाली जो ऑक्सीजन है उसे बंद नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम हजारों लोगों की जान देखना है हमें, और हम उनकी जान जाते हुए नहीं देख सकते हैं। आप ऑक्सीजन के लिए बाकी विकल्पों को तलाशें, ये हाई कोर्ट की तरफ से आदेश केंद्र सरकार को दे दिया गया है।